पहले दो टॉपिक क्लियर है। पीडीएफ आई थिंक थोड़ा सा लेट आप लोगों के साथ शेयर हुआ होगा, बट आई थिंक मिल गया होगा। आप लोगों को मिल गया, सब लोगों को पीडीएफ मिल गया। जिनको नहीं मिला, कंटेंट ग्रुप में शेयर कर दिया गया होगा पीपीटी का पीडीएफ, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। अभी के लिए पहले दो टॉपिक आई थिंक मुझे लगता है काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। अभी तीसरा टॉपिक इज लाइक ऐसा है विनय भाई कि क्वालिफाइंग द राइट प्रोस्पेक्ट। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है यार कि हम जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर काम कर रहे हैं, सेल्स के अंदर कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है या फिर कोई ना कोई सर्विस होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको, बड़े आसानी से समझ जाओगे। मैं बहुत बार दे भी चुका हूं, आज दोबारा देता हूं। क्वालिफाइंग द राइट प्रोस्पेक्ट का मतलब ये होता है भाई, गंजे को कंगी बेचना। राइट? लोग कहते हैं ना कि भाई गंजे को कंगी बेच दी मैंने, मैं गंजे को कंगी बेच सकता हूं, मैं इतना जबरदस्त सेल्समैन हूं। बोलते हैं आयु भाई कि भाई हम तो गंजे को कंगी बेच सकते हैं, इतने जबरदस्त सेल्समैन है हम। सो बेसिकली वो सेल्समैन होता है, और हमको कभी भी लाइफ के अंदर सेल्समैन नहीं बनना। क्या गंजे को कंगी की जरूरत है? तो अगर आपने बेच भी दी, अगर इनकेस आपने बेच भी दी गंजे को कंगी, तो उससे होगा क्या? नेगेटिविटी आएगी। बाद में जाके गंजा परेशान होगा, गाली देगा। हो सकता है आपने उसे बाहर क्या कहते हैं, जैसे तैसे आपने अपनी बातों में उसको सम्मोहित कर लिया हो और ऐसे कुछ फीचर्स बता दिए हो कंगी के कि आयुब भाई उसने आपसे कंगी खरीद ली। अब घर पे जाके जब उस कंगी को वो यूज करने की कोशिश करेगा, तो उसके तो कोई काम की नहीं है। तो बेसिकली गंजे को कंगी बेचना इज नेवर अ सेल्स। इसको मैं सेल्स बोलता ही नहीं हूं। गंजे को किस चीज की जरूरत है? गंजे को तेल की जरूरत है। गंजे को ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत है जिससे उसके बाल आ पाए। यानी उसकी एस्पिरेशन क्या होती है भाई? ये गंजा आदमी अगर है तो उसकी एस्पिरेशन यही है ना कि मेरे बाल आ जाएं, कुछ ट्रीटमेंट ना करवाना पड़े, हेयर ट्रांसप्लांट ना करवाना पड़े, विग ना लगानी पड़े, नेचुरली अगर बाल आ जाए तो कितनी जबरदस्त चीज है। तो आपने अगर उसकी उस नीड को समझ लिया और उसको दे दिया वो प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट उस पर काम कर गया, पहली चीज वो आपको बहुत सा बिजनेस देगा। खुद नहीं, ऐसे कितने लोगों का बिजनेस आपको लाके देगा। आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होगी, आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा, और उसके बाद कंगी तो फिर अपने आप बिकी जाएगी। क्लियर हुआ? तो क्वालिफाइंग द राइट प्रोस्पेक्ट का मतलब यही होता है कि हम अपने प्रोडक्ट या सर्विस को जब भी काम करते हैं, जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस में हम लोग काम करते हैं सेल्स इंडस्ट्री के अंदर शगुफ्ता मैम, तो हमें पता होना चाहिए कि सामने वाले इंसान को उसकी जरूरत भी है या नहीं है, या हम जबरदस्ती चेपने की कोशिश कर रहे हैं। इसी को स्टार्ट करता हूं आप लोगों के साथ। 1 मिनट का समय दीजिए मुझे, पीपीटी मैं खोल लेता हूं। हाँ जी, लीजिए आप लोगों के सामने पहला पॉइंट। सबसे जरूरी चीज होती है क्या नीड क्लियर है या नहीं है। सिंपल, जो मैंने आपको बताया अभी अभी, ये पहला ही पॉइंट है। आपको अपने भी प्रोडक्ट के अंदर, अपनी भी सर्विस के अंदर, आप एफिलिएट इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप कोर्सेज के अंदर काम कर रहे हो, आप स्किल सिखाने का काम कर रहे हो, बट आप ये पता नहीं लगा पा रहे हो कि क्या एक्चुअल में उस कस्टमर को एफिलिएट मॉडल की जरूरत है, या फिर वो पर्सन एज एन फ्रीलांसर काम करना चाहता है, या फिर वो पर्सन निहारिका मैम कोई एक पर्टिकुलर स्किल को सीख कर अपनी लाइफ में, अपनी जॉब में इंप्लीमेंट करना चाहता है, या फिर वो पर्सन ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है और उसके बिजनेस के अंदर उसको डिजिटल मार्केटिंग की नीड है जिसको वो खुद सीखना चाहता है। राइट? भाई मेरी बात को ध्यान से समझना। हमारा जो प्रोडक्ट है ना, हम जिस सर्विसेज के अंदर काम करते हैं, स्किल डेवलपमेंट की बात जब हम करते हैं सोनिया मैम, तो मैं हमेशा बोलता हूं वेबिनार के अंदर, आप एक स्टूडेंट हैं, आप जॉब पर्सन हैं, आप होम मेकर है, या फिर आप बिजनेसमैन है, ये 4 कैटेगरी, या फिर आप कुछ नहीं करते। तो बेसिकली ये जो 5 कैटेगरी है, इससे बाहर का कभी कस्टमर होता नहीं। और मैं आपको बता देता हूं, इन 5 की 5 कैटेगरी को हमारे प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत होती है। डिपेंड क्या करता है? डिपेंड करता है कि क्या आप उसकी नीड को आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, क्या आप उसको समझ पा रहे हो कि उसको एक्चुअल में जरूरत किस चीज की है। हो सकता है बिजनेसमैन का बिजनेस अच्छा चल रहा है, ऑलरेडी 10 साल 15 साल से बिजनेस करता आ रहा है, कोई भी XYG कोई भी बिजनेस करता आ रहा है
उसने इंक्वायरी किया क्योंकि वो अपना इंस्टाग्राम पे अपने बिजनेस का ब्रांड बिल्ड करना चाहता है। भाई मेरा रेस्टोरेंट है झलक मैम, है ना, मैं अपने रेस्टोरेंट की रीच बढ़ाना चाहता हूं इंस्टाग्राम के ऊपर। अब अगर मैं इंस्टाग्राम पे रीच बढ़ाना चाहता हूं तो हाउ टू ग्रो इंस्टाग्राम का कोर्स हमारे पास है, वीडियो एडिटिंग का कोर्स हमारे पास है, कंटेंट राइटिंग का कोर्स हमारे पास है, स्टूडियो सेटअप का कोर्स हमारे पास है। भाई क्या वो सारे कोर्स नहीं ले सकता? और फिर अगर हम उसे ये बात बोलें कि सर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो मैंने दे ही दिया है, इसी के साथ साथ अगर आप हमारा कोर्स आगे किसी को रेफर भी कर देते हो, मतलब उस बंदे को लीड्स पे काम करने को नहीं बोला जाएगा, उस बंदे को ये नहीं बोलेंगे कि दिन में आप कस्टमर से बैठ के बात करके उसको वेबिनार में इनवाइट करो, हम उसे बोलेंगे आपकी रेफरेंस मार्केट के अंदर। भाई एक बिजनेसमैन का नेटवर्क कितना बड़ा होता है, अच्छा खासा नेटवर्क होता है ना, और बिजनेसमैन के नेटवर्क में बिजनेस के तरह के ही लोग होंगे। तो अगर उसे आपने फायदा दिलवा दिया, अगर आपने उसकी नीड को क्लियर कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, तो हो सकता है वो आपके प्रोडक्ट को आगे रेकमेंड कर दे, सर्विस को रेकमेंड कर दे। और उसको अगर हमने बोला कि सर अगर आप हमारी सर्विस को रेकमेंड करते हो तो कंपनी आपको उसके ऊपर भी कमीशन देती है, हमने उसको एफिलिएट नहीं समझाया। हमने कहा कि बस अगर आपने हमारी प्रोडक्ट सर्विस को रेकमेंड कर दिया आगे किसी को, और वो भी कब किया, जब आपको फायदा हुआ, जब आपको अच्छा लगा, जब आपको सीखने में बढ़िया लगा, तब आपने अगर किसी को आगे जाके वो रिकमेंडेशन दे दिया तो डेफिनेटली आपको उसका भी लगभग 70-75% कमीशन आएगा। अब बताओ, अब कस्टमर ये कहेगा कि भाई इसने पहले मेरी प्रॉब्लम को समझा था, इसने पहले मेरी नीड को समझा, तब जाके उसने मुझे अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को पिच किया। इसको बोलते हैं एक प्रॉपर कंसल्टेंट, इसको बोलते हैं एक प्रॉपर सेल्स पर्सन, कंसल्टेटिव सेल की जिसकी मैं बात करता हूं। इसलिए हमेशा जब भी किसी कस्टमर से बात करो तो सबसे जरूरी चीज होती है नीड क्लियर है या नहीं। राइट, क्लियर है? आगे बढ़े। दूसरा, डिसीजन मेकर है क्या वो? हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत ही बड़ी गलती करते हैं। इसमें बेस्ट एग्जांपल दो होते हैं आपके पास, पहला हाउसवाइफ और दूसरा स्टूडेंट। ये दो ऐसे पर्सन है जहां पे डिसीजन मेकर वो है ही नहीं, यानी पैसा उनके पास से आना ही नहीं है। बट हम किसको कन्विंस करने में लगे हैं पैसे के लिए? हम उन्हीं को ही कन्विंस करने में लगे हुए हैं। भाई टीचर्स को देखा है कभी? स्कूल गए हो, स्कूल, कुछ पेरेंट्स होंगे स्कूल गए हैं, स्कूल में कोई एक्टिविटी हो, किसी प्रकार का कोई फॉर एन एग्जाम्पल उनको बुक्स बेचनी है या कोई अपना सर्विस बेचना है, कोई एक्टिविटी बेचनी है, तो पेरेंट्स के पास मैसेज जाता है कि नहीं जाता है? या कोई ट्रिप जा रहा है, इट इज नॉट अबाउट परमिशन, इट इज अबाउट उनको पता है डिसीजन मेकर कौन है, स्टूडेंट नहीं है। हम अगर स्टूडेंट को टारगेट करेंगे तो स्टूडेंट हाँ कर देगा, नो डाउट, स्टूडेंट तो कर ही देगा ना, हाँ भैया ट्रिप पे जाना है, हाँ जी जाना है, सबके साथ जाना है, घूमने जाना है। बट पैसा कहां से आएगा? पैसा तो पेरेंट्स के पास से आएगा ना। तो पीटीएम के अंदर जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो वहां पे वो ट्रिप जो है उसको पिच किया जाता है कि कुछ ऐसा ट्रिप होगा, आपके बच्चे को एक्सपोजर मिलेगा। बच्चा तो हाँ है, बच्चे की तो हाँ है ऑलरेडी, बच्चे को तो उसको पिच करना ही नहीं है। तो सेम उसी तरीके से जब आप एक स्टूडेंट को हमारे वेबिनार के अंदर, हमारे बिजनेस मॉडल के अंदर, हमारे कंपनी के बारे में बताते हो ना भाई, तो स्टूडेंट तो हाँ कर ही रहा है, बट स्टूडेंट का ना करने का रीजन क्या है? स्टूडेंट के ना करने का रीजन है कि वो डिसीजन मेकर नहीं है। इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? इसका सॉल्यूशन ये होना चाहिए, क्योंकि हाँ इसके अंदर एक चीज और भी है। अब कई बार हम कहते हैं, स्टूडेंट को ही बोल देते हैं कि जाके अपने पेरेंट्स से बात कर। भाई पहली चीज, जो मैं स्टूडेंट तक पहुंचा रहा हूं, मैं अपना 100% दे रहा हूं, बट स्टूडेंट तक ऑलरेडी वो 70-60% पहुंच रहा है, ये ध्यान रखना। अब वही 70 से 60%, क्योंकि वो स्टूडेंट है, क्योंकि वो हाउसवाइफ है जिसने आज से पहले कभी किया ही नहीं निहारिका मैम, जब वो अपने हस्बैंड के पास बैठेगी तो वो 60 से सीधा 20% पे जाके ट्रांसफर होगा। यानी जो 60% नॉलेज उसने मुझसे ली है, जो सीखा है, वो आगे 20% ही ट्रांसफर कर पाएगा। यानी सामने वाला इंसान जिसको उसने समझाया, जिसने ऑलरेडी मेरा वेबिनार अटेंड करा है, वो 20% ही समझा पाएगा, जिसकी वजह से ना हो जाता। होना क्या चाहिए? अच्छा, कहां से पैसा कहां से मिल सकता है? पेरेंट्स से मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पेरेंट्स को सेशन में बिठाओ। अगर आप सीरियस हो, आप करना चाहते हो, आप नहीं समझा पा रहे हो, आप क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हो, आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपने हस्बैंड को हमारे सेशन में लाके बिठाओ, उनको समझ आएगा कि ये प्लेटफॉर्म एक हाउसवाइफ के लिए कितना अच्छा है।
उनको समझ आएगा, आपके पेरेंट्स को समझ आएगा कि कैसे आप स्किल सीख सकते हो, और आज के टाइम पे स्किल की डिमांड है। जब उनके पेरेंट्स बैठेंगे ना, 80-90% काम आपका डन हो जाएगा। जब आपके होम मेकर का हस्बैंड बैठेगा ना यहाँ पे, हाउसवाइफ का हस्बैंड, तो 70-80% काम डन हो जाएगा। बट हम डिसीजन मेकर आइडेंटिफाई ही नहीं करते। और इन केस ये भी मैं आपको बता देता हूं, जब आप किसी को वेबिनार अटेंड करवा लेते हो, आप किसी को क्लैरिटी दिलवा लेते हो एग्जाम्पल के तौर पे, और वो डिसीजन नहीं ले रहा होता, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी पूछ लेना चाहिए कि सर क्या डिसीजन मेकर आप ही हो? क्या पैसा आपको ही देना है, या पैसा कहीं और से लेना पड़ेगा आपको, या फिर पैसा अपने हस्बैंड से पूछना पड़ेगा, या पेरेंट से पूछना पड़ेगा? जब आप ये क्वेश्चन सामने से पूछ लेते हो, वो आपको बता देगा, वो आपको रीजन बता देगा, फिर आपको सॉल्यूशन मिल गया। बट हम डिसीजन मेकर को भी आइडेंटिफाई करते ही नहीं है। इसीलिए बार बार बोलता हूं, डिसीजन मेकर को हमेशा आइडेंटिफाई करो कि क्या वो सही डिसीजन मेकर है भी या नहीं है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, पैसा है क्या उसके पास? क्या पैसा है उसके पास? बजट है उसका इतना? एक स्टूडेंट है या फिर एक कोई भी ऐसा पर्सन है जिसका बजट ही नहीं है, जिसके पास पैसा ही नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं। ये वो वाली बात हो जाती है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि आपको फोन लेना है, आपका बजट 20,000 का है, आप दुकानदार के पास गए, पर दुकानदार आईफोन से नीचे दिखाई नहीं रहा। दुकानदार कहता है जी इससे बढ़िया फोन ही कोई नहीं है, आईफोन से बेहतर फोन कोई नहीं है, इसी का कैमरा बढ़िया, इसी का स्टेटस सिंबल अच्छा है सर, मार्केट के अंदर और कोई फोन एग्जिस्ट नहीं करता। पर सामने वाला जो पर्सन है ज्योति मैम, वो बंदा 20,000 से ऊपर बजट ही नहीं लगा सकता। अगर वो थोड़ा सा उसको स्ट्रेच भी करेगा तो 20 को 25 ले जाएगा, 20 को 1,20,000 पे तो नहीं लेके जा सकता ना। एग्री कर रहे हो भाई? 20,000 वाली चीज अगर बंदा खरीदने आया, शगुफ्ता मैम आप दुकान पे जाते हो, एक बजट लेके जाते हो, आपको एक साड़ी खरीदनी है, एग्जाम्पल है, आप एक घर से तो सोच के जाते हो ना, मुझे इतना बजट एक्सपेंड करना है, मुझे इतना ही बजट खर्च करना है, 3,000, 4,000, 5,000, पर सामने वाला बंदा 50,000 से नीचे की कोई साड़ी नहीं दिखा रहा, तो क्या आप उससे साड़ी लोगे? सेम हमारे बिजनेस में होता है। हम कह रहे हैं जी प्रीमियम प्लस से बेहतर कुछ है ही नहीं, और कभी कभी कस्टमर क्या कहता है, इसी वजह से डिसीजन नहीं लेता, वो सोचता है यार प्रीमियम प्लस ही सब कुछ है। साइना जी प्रीमियम प्लस ही सब कुछ है, और किसी पैकेज में तो कुछ है ही नहीं। यानी हम अपने ही प्रोडक्ट की वैल्यू को इतना डाउन कर देते हैं कि प्रो पैकेज नाम की तो कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि प्रीमियम प्लस में आपको पता है हमारा 14,500 आएगा, और कस्टमर को बार बार क्या बोलते हैं, सर आपका भी इतना ही कमीशन बनेगा, आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे। भाई वैल्यू क्रिएशन करना या किसी को फोर्सफुली बाकी की चीजों की वैल्यू गिराकर दूसरी वैल्यू को दिखा देना, वो कभी भी सही नहीं होता। मी एज अ कस्टमर, मी एज एन एफिलिएट, अगर मैं काम करूंगा, अगर वो पर्सन 22,000 नहीं इन्वेस्ट कर सकता, मैं 16 पे जाऊंगा, 16 नहीं कर सकता, मैं 11,800 पे भी जाऊंगा, वो 11,800 नहीं कर सकता, मैं 7 पे भी जाऊंगा, वो 7 भी नहीं कर पा रहा, मैं 3,540 पे भी जाऊंगा, और अगर वो भी नहीं कर पा रहा तो मैं 1,699 पे भी जाऊंगा। ट्रस्ट में, ये मैंने पहले भी बताया था। क्यों यार? 1,699 वाला बंदा सिस्टम में तो आ गया ना, सिस्टम का पार्ट बन गया ना आपके। 1,699 रुपए देके उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला है ना। वो जब मेरी ट्रेनिंग अटेंड करेगा, वो कुछ ऐसे सेशंस अटेंड करेगा जहां से उसे समझ आएगा कि यस प्रीमियम प्लस करना चाहिए, तो हो सकता है 1 महीने बाद अपग्रेड कर जाए, या फिर काम करते करते उसने लीड पे काम कर लिया 1,699 देके, अगर उसने लीड पे काम कर लिया और उसकी प्रीमियम प्लस की क्लोजिंग आ रही हुई, उस दिन तो उसको समझ आ ही जाएगा कि मुझे प्रीमियम प्लस कर लेना चाहिए, फिर वो कहीं से भी पैसा अरेंज कर ही लेगा, और तब वो 22,000 रुपए पे कर देगा। तो आपका तो नुकसान नहीं हुआ ना। उसने अपग्रेड करा तो भी तो आपको पैसा तो 14,500 एक बार आया और 1,000 पहले आया था, तो टोटल तो 15,500 आ गए। बट हमने आइडेंटिफाई ही नहीं करा कि यार एक्चुअल में उस बंदे का बजट है या नहीं है। बस हम तो उसे एक ही बात बोलते रहे, अरेंज कर लो सर, 22,000 वाला अरेंज कर लो, कोई फायदा ही नहीं है सर, 16 वाले में कोई फायदा नहीं है, फालतू में बाद में ऐसे करोगे। हम 10 तरीके के रीजन दे देते हैं उसको कि क्यों तुझे दूसरा पैकेज करना ही नहीं है, बट उसे एक भी ऐसा रीजन नहीं देते कि यस यू कैन स्टार्ट विद दिस पैकेज ऑल्सो। फर्स्ट ऑप्शन इज पहले 7 दिनों के अंदर आप इसको अपग्रेड कर सकते हो। अगर नहीं कर पाए सर,
कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत अर्निंग करके यही सोच लेना कि 11,800 एक बार चले गए अगर 7 दिन के बाद करते हो तो 22 कर लेना, बाद में कर लेना, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद कर लेना। अरे मैं कह रहा हूं जब भी करेगा पैसा तो आपके पास आएगा। और ना करने से, कुछ अर्निंग ना होने से तो मुझे लगता है 1,000 रुपए की अर्निंग भी बहुत होती है भाई। 1699 में 1,000 रुपए का कमीशन तो आता है। 1,000 रुपए के अंदर भी लीड तो परचेज की जा सकती है, डैशबोर्ड पे तो नंबर बढ़ता है। वही कस्टमर तो कुछ नहीं करने वाला था ना, बट ये हम सोचते ही नहीं है, यहां तक हमारा दिमाग जाता ही नहीं है। तो हम बजट जरूर चेक करें कस्टमर का, क्या एक्चुअल में वो बंदा पे कर पाएगा या नहीं पे कर पाएगा। क्लियर है जी? आगे बढ़े, ठीक है। चौथे पॉइंट पे बढ़ते हैं, टाइमलाइन। ये बहुत जरूरी है ना। टाइमलाइन का मतलब पता है क्या होता है? टाइमलाइन का मतलब ये होता है कि क्या मेरा कस्टमर आज वेबिनार अटेंड करने के बाद, जब आपने उससे बात करी, क्या ये बंदा अगले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के अंदर डिसीजन ले सकता है, या ये बंदा तुरंत डिसीजन ले सकता है? फर्स्ट कॉल जब हमने करी, राइट, फर्स्ट कॉल के बाद कस्टमर ने मुझे सारे सीटीए लिख के भेज दिए व्हाट्सएप के ऊपर, ऑफर लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, हर चीज लिखी। तो जब हमने बात करी, उससे पूछ लिया कि सर अगर मैं आपके अभी मैनेजर से बात कराता हूं तो क्या आप अभी डिसीजन ले पाएंगे? मतलब अगर आपके मैनेजर से बात हो जाती है और आपका सिलेक्शन हो जाता है, जैसे मैं आजकल सिलेक्शन प्रोसेस वाली बात करता हूं, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो क्या आप अभी पे कर पाओगे? डिसीजन का मतलब तो यही होता है ना, पे कर पाओगे? कस्टमर ने कहा नहीं, आई विल टेक सम टाइम, मुझे थोड़ा समय चाहिए अरेंज करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, प्रेशराइज मत करो, फोर्स मत करो किसी भी कस्टमर को। इफ दैट कस्टमर वांट्स टाइम, नीड्स टाइम, भाई दो, जरूरी है। आप अपना ही कस्टमर खराब करते हो। नहीं जी, नहीं, नहीं जी, नहीं, नहीं जी, नहीं, अभी क्या भी करना वाला है सर, कैसी बात कर रहे हो? अभी होगा जो होगा, इसके बाद तो फिर कंपनी बंद ही हो जाएगी हमारी, हम किसी को बनाएंगे नहीं एफिलिएट। अब तो उसको ऐसा फील करवा देते हो कि आज के आज है बस, जिंदगी जो बदलेगी इसके बाद तो। अच्छा, वही कस्टमर, मान लो एग्जाम्पल के तौर, क्षमा मैम, उस कस्टमर को आपने इस तरीके से मना कर दिया, सब कुछ हो गया। अब 20 दिन के बाद उस बंदे का मन किया करने का, उसने बोला, मना करोगे उसे? वो नहीं सोचता होगा ये उस दिन तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि आज के आज कर ले, अब 20 दिन बाद मैं इसको बोल रहा हूं तब भी कह रहा है आज ही कर ले। तो आपकी खुद की वैल्यू डाउन हुई क्या नहीं हुई? इससे बेहतर क्या होता है कि सर अगर मैं आपकी बात अपने मैनेजर से करवा देता हूं तो कितना टाइम लगेगा आपको डिसीजन लेने में? अभी ले पाओगे? कस्टमर कहता है नहीं सर, थोड़ा टाइम लगेगा। कोई दिक्कत नहीं सर, एक बार जिन्होंने अभी डिसीजन लेना वो मैनेजर उनका सिलेक्शन कर लें, आपको तो अभी समय लगेगा ही पैसा अरेंज करने में, तो थोड़ा सा टाइम लेके भी मैनेजर से आपकी बात करवा दे, तो अभी आपकी फनल में तो एटलीस्ट आ गया ना, फनल से बाहर तो नहीं गया ना। उसको पता है ना कि भाई अब ये बंदा मेरे ऊपर प्रेशर है, और उसने खुद ही बोल दिया कि नहीं मेरे को जी 3-4 दिन 5 दिन का समय लगेगा। अब अगर उसने 3-4 दिन 5 दिन का समय बता दिया, आपको ऑलरेडी बता दिया 5 दिन का समय, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 5 दिन उसको तरीके से फॉलो अप करना है, ना कि उसे प्रेशराइज करना। क्योंकि वो बंदा आपको ये बात बोल सकता है, मैं तो सर पहले ही बोल चुका था आपको 5 दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे मुझे तो। और मैं तो हमेशा, अगर मैं सेल्स करने जा रहा हूं, अगर मैं सेल, तो अगर सामने वाले ने 5 बोला है तो मैं 6 दिन लेके चलता हूं, 7 दिन लेके चलता हूं। मैं लेके नहीं चलता कि 5वें दिन वो कर ही देगा। इंडिया है ना भैया, कमिटमेंट के पक्के तो बहुत कम होते हैं लोग, कि जिसने जिस दिन कमिटमेंट कर दिया वो उस दिन तो पूरा नहीं होने वाला ना। 1 दिन 2 दिन, आप लोग भी अगर किसी को बोलते हो भाई 9 बजे तो पहुंच ही जाऊंगा, तो 9 बजे पहुंचते हो कितने लोग, ये तो सबको ही पता है ना। तो जब आपको पता ही है, खुद का भी पता ही है, तो मुझे लगता है कि अगर उसने, सामने वाले ने 5 दिन बोल दिए हैं कि सर 5 दिन लगेंगे मोहित भाई, तो अपन 7 दिन का समय लेके चलेंगे और प्रॉपर डेटा को मेंटेन करेंगे कि ये बंदा 7 दिन के अंदर करेगा। अभी 7 दिन के अंदर मुझे उसे वैल्यू देनी है, इस 7 दिन के अंदर मुझे उसको फॉलो अप करना है, इस 7 दिन के अंदर मुझे उसे कंटेंट भेजना है, इस 7 दिन के अंदर मैं उसको बीच में कोई ट्रेनिंग अटेंड करवा सकता हूं, इससे मेरे कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाए। क्लियर हुआ? इसलिए टाइमलाइन हमेशा क्लियर करो कस्टमर के साथ। क्लियर है जी? कभी गाड़ी खरीदने का फॉर्म भरा है? याद आ गया मुझे, ऑनलाइन जाना, कहीं पे एडवर्ट चल रही हो किसी गाड़ी की, उसके अंदर फॉर्म होता है, उस फॉर्म को भरना। उसमें क्वेश्चन होता है व्हेन यू आर प्लानिंग टू बाय,
विद इन दिस मंथ, अब मतलब विद इन दिस मंथ, इसी मंथ के अंदर खरीद लोगे, या आने वाले 3 महीने में, या 6 मंथ, या थोड़े टाइम बाद, उसके अकॉर्डिंग वो आपको कॉल करेंगे। आप फॉर्म भर के देखना फॉर्म। आप बोलना जी मेरा इमीडिएट प्लान है, सुबह आपके पास ऑफिस खुलते 10 से 11 बजे के बीच बीच में कॉल आ जाएगा किसी ना किसी उस पर्टिकुलर ब्रांड से। आपने लिखा 3 महीने, वो भी थोड़ा शांति से, अभी 3 महीने वो आपको पता है। अब आपने अगर 1 साल लिखा हुआ है ना, तो बड़े आराम से आपके पास कॉल आएगा। कोई 3 महीने वाले को 1 महीने तक ला सकते हैं। वो क्यों ला सकते हैं? सर इस महीने ऑफर है, इस महीने ये फायदा है, इस महीने ये फायदा, तो हो सकता है 3 महीने वाले को 1 महीने तक लाना पॉसिबल भी है और कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली ईजी है। 1 साल वाले को 1 महीने पे लाना मुश्किल हो जाता है। तो वो उसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं, उनकी साइकोलॉजी यही है। तो उनके फॉर्म में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हमेशा मेंशन होता है, तो इसका मतलब टाइमलाइन ही है ना। उन्होंने पहले से ही आपसे कंफर्म कर ली टाइमलाइन, तो हम भी अपने बिजनेस के अंदर वो टाइमलाइन को हमेशा कंफर्म कर सकते हैं। क्लियर है जी? टाइमलाइन क्लियर है या नहीं है? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। पेन पॉइंट, ये तो सबको हमेशा बोलता हूं कि अगर पेन पॉइंट नहीं पकड़ोगे, पेन पॉइंट का मतलब भैया दर्द कहां है, दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअल पेन पॉइंट क्या है। स्टूडेंट का पेन पॉइंट जरूरी नहीं है कि पैसा ही होगा। स्टूडेंट का पेन पॉइंट यह भी हो सकता है कि मेरे को फ्यूचर में अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है। स्टूडेंट का पेन पॉइंट यह भी हो सकता है उसका एक ड्रीम कॉलेज है जहां पे उसको पढ़ाई करनी है, ठीक है, बट उस ड्रीम कॉलेज के अंदर उसके पेरेंट्स उतनी फीस जो है उसकी वो अफोर्ड नहीं कर सकते। वो इसलिए आपके पास आके पैसा कमाना चाहता है, राइट? हर किसी का पेन पॉइंट अलग अलग हो सकता है, और अगर मुझे एक पर्टिकुलर कस्टमर का पेन पॉइंट पता है तो मेरे लिए सेल्स करना 100 टाइम्स इजी है एज कंपेयर टू पेन पॉइंट ना पता होने। बिकॉज जब भी कोई ऑब्जेक्शन देगा मैं उसको उसका पेन पॉइंट याद दिलाऊं। वो मुझे जब भी कोई ऑब्जेक्शन देगा, जब भी मुझे बोलेगा पैसा नहीं है, दिक्कत है, परेशानी है, तो मैं उसको याद दिलाऊंगा, सर तो क्या आपको लगता है जो आप अभी कर रहे हो उससे आप उस चीज को अचीव कर लोगे? बार 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 पेन पॉइंट याद दिलाऊंगा उसको। और वो बार बार जब वो दर्द होता है ना, तो वो डिसीजन लेने पे मजबूर हो जाता है इंसान। इसलिए पेन पॉइंट का पता होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो एक होम मेकर ने कहा मेरा सपना है मुझे घूमने जाना है, एक कंट्री में घूमने जाना है, मान लो एस्पिरेशन है, ये सबसे बड़ा सपना होता है मुझे लगता है होम मेकर का। अगर जिनके पास घर नहीं होता तो घर लेना है, अपना घर होना चाहिए, राइट? वो एक एस्पिरेशन हो गया किसी की, है ना। घर, ड्रीम हाउस, ऐसा घर चाहिए, मतलब इस तरीके का, चाहे एक छोटा घर हो, घर होना चाहिए। तो एस्पिरेशन पता चल गई, पेन पॉइंट क्या है, घर लेना है। अब वो कह रही है नहीं मैं तो पैसा अरेंज नहीं कर पा रही हूं, मेरे से तो नहीं हो पा रहा, मैं कहीं से, तो उसको क्या बोला? आपको लगता है कि जो आप कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते रहोगे तो आप कभी लाइफ में घर ले पाओगे? कहेगी नहीं। और क्या लगता है कि अगर आप हमारे साथ काम करके मेहनत करके कुछ कमा लो तो आप घर ले पाओगे, आप और आपके हस्बैंड मिलके? कहेगी हाँ। तो फिर क्यों नहीं ले रहे हो डिसीजन? क्योंकि अब आप उसे आपको उसका पेन पॉइंट पता है। तो जब आपको सेल्स के अंदर किसी भी इंसान का पेन पॉइंट पता होगा तो आप उसको फ्यूचर का वो जो उसका पेन पॉइंट है उसको अभी के लिए उसकी करंट सिचुएशन का पेन पॉइंट दूर कर पाओगे, और जब वो पेन खत्म हो जाएगा तो उसको रिलीफ फील करवा पाओगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि कैसा लगेगा, विजुअलाइज करवा पाओगे कि भाई ये दर्द जब खत्म हो जाएगा तो तेरी जिंदगी के अंदर कितनी खुशियां आ जाएंगी, है ना। जैसे डॉक्टर के पास जाओ ना तो डॉक्टर क्या कहता है, इंजेक्शन लग रहे होते हैं, तो डॉक्टर बोलता है ना एक बार ये ठीक हो गया तो ये सब इंजेक्शन का दर्द अपने आप भूल जाओगे, क्योंकि अभी ये बीमारी ठीक करना जरूरी है। तो 3-4 इंजेक्शन लग भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सेम उसी तरीके से इंसान के साथ भी ऐसा ही है भाई। वो जो पेन पॉइंट है उसको जब आप दिखाओगे कि देखो ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, एक तो पहला आपका ये पेन पॉइंट को खत्म कर रहा है, दर्द खत्म हो रहा है। दूसरा, जब ये पेन पॉइंट खत्म हो जाएगा, जब ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ की खत्म हो जाएगी, तो समझो आप कितनी रिलैक्स लाइफ होगी। तो वो उसको विजुअलाइज भी कर पाएगा, फील भी कर पाएगा। फील फेल्ट फाउंड हमेशा बताता हूं। तो जब आप इसको करोगे तो डेफिनेटली जो आपका है प्रॉब्लम जो है कस्टमर के साथ, वो उस चीज को समझेगा भी और डिसीजन ले पाएगा। अगला पॉइंट क्या है हमारे पास? अथॉरिटी चेक करना। ये तो सिंपल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, डिसीजन मेकर की तरह ही है अथॉरिटी चेक करना।
कि भाई ये बंदा ऑथोराइज भी है या नहीं। सिंपल, ये चीज ना बहुत जरूरी है सेल्स के अंदर, हम लोग करते नहीं है, स्टूडेंट के पीछे भाग रहे हैं पागलों की तरह। वो कह रहा है जी मैंने तो पैसे ही अपने यहाँ तो पेरेंट्स से लेना है या फ्रेंड से लेना है या किसी से लेना है, उसके बाद पैसा ही नहीं है ना। ये तो आप भी समझदार हो ना, अगर 15-20 साल का बंदा कोई आपके साथ आ रहा है या 20 प्लस भी है जो जॉब नहीं कर रहा है, स्टूडेंट ही है, कॉलेज स्टूडेंट है, तो उसके पास भी पैसा नहीं है ना, पॉकेट मनी कितना ही मिलता है उसको, कितना ही पैसा उसको मिलता है, तो उसके लिए तो पूर्वा मैम दिक्कत ही है ना डिसीजन लेना। बट हम उसी के पीछे भाग रहे हैं, अथॉरिटी चेक ही नहीं कर रहे हैं क्या ये ऑथोराइज भी है या नहीं है डिसीजन लेने के लिए। भाई उसके तो पेरेंट्स ऑथोराइज है। बायजूस वाले ने जितनी भी सेल करी, घर जाके सेल करी, पेरेंट्स के सामने बैठ के, बच्चे को कोई बेच दिया, पता था 80,000 रुपए बच्चा कोई पे करेगा। भाई बायजूस ने 80,000 रुपए का कोरोना के टाइम पे अपना कोर्स बेचा, बढ़िया एकदम, ऑनलाइन क्लासेस बेची, कोर्स बेचा, तो उसने किसी बच्चे को बेचा क्या? प्रोडक्ट बच्चे के लिए था, बेचा किसको? पेरेंट्स। डिसीजन मेकर कौन था? पेरेंट्स। एरिया बड़ा सेंसिटिव था। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए हमेशा कंसर्न्ड होता है, हमेशा, राइट। अभी अभी क्या है कि बेबी केयर प्रोडक्ट आने लगे, हेल्थ के प्रोडक्ट आने लगे हैं बच्चों के, राइट, कि 6 साल के बच्चे को शुगर नहीं देते, जैसे 6 साल तक, सॉरी 6 महीने तक, एक्सट्रीमली सॉरी, 6 महीने तक के बच्चे को कुछ नहीं खिलाते हैं, तो उस 6 महीने तक के इंटरवल के लिए प्रोडक्ट्स आ गए हैं कि आप अपने बच्चे को ये दे सकते हो, ये दे सकते हो। प्रोटीन सप्लीमेंट्स आ गए हैं, कुछ विटामिन वाले प्रोडक्ट्स आ गए हैं जिसको आप दूध के अंदर मिला के दे सकते हो, इस तरीके के प्रोडक्ट्स आ गए हैं। मैंने देखे हैं, अभी रिसेंट में देखता हूं मैं, ठीक है, मैं इस तरीके की मार्केट को R&D करता रहता हूं, तो उनका जो टारगेट है ना वो पेरेंट्स है। 6 महीने का बच्चा कैसे डिसीजन ले लेगा? 6 महीने का बच्चा तो डिसीजन नहीं लेने, तो इस हिसाब से तो उनका प्रोडक्ट कौन लेगा? पेरेंट्स लेंगे। तो एरिया बड़ा सेंसिटिव है, तो जो एड दिखा रहे हैं ना उसके अंदर उस बच्चे का यूज कर रहे हैं कि ये देखो, ये इवन मैं आपको बताता हूँ, बड़ा सिंपल प्रोडक्ट है, नॉट, मैं इससे निकल जाता हूं, बच्चों के डायपर, राइट, रैश फ्री डायपर आने लगे जो कि बड़े कॉस्टली हैं आज के टाइम पे। कुछ ऐसे कॉटन बेस्ड डायपर निकाले हैं उन्होंने बच्चों के लिए कि जो बिल्कुल रैश फ्री हैं। बट वो जब एड दिखा रहे हैं, वो जो पर्टिकुलर एड बना रहे हैं, उसमें वो दिखा रहे हैं कि कैसे ये जो डायपर है वो आपके बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है, रैशेस डालते, पेरेंट्स देखते हैं। मैंने एक एड चलाया था, उसका मैंने एक बार ट्रेनिंग के अंदर दिखाया था, सीसीटीवी था, आई थिंक आयुब भाई होंगे, तो सीसीटीवी का एक बार मैंने दिखाया था, सीसीटीवी का एडवर्टीजमेंट था वो, सीसीटीवी वालों ने किया था ऐसा, सीपी प्लस, सॉरी नॉट सीसीटीवी, हाँ सीसीटीवी मतलब सीपी प्लस। लेट मी शो यू सम एड, जस्ट अ मिनट, आपको समझ आ जाएगा, 1 मिनट दीजिएगा, अगर मुझे वो मिल जाता है तो मैं आपको एक एडवर्टीजमेंट दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। पर्सन कंफर्म है, हफ्ते में एक यूरोपियन ट्रिप स्केड्यूल करने वाला स्विट्रस है ना हमारा ट्रैवल पार्टनर। चोनू की मम्मी ऑफिस गई है, खीर बना के गई है, खाएगा चोनू, खीर खाएगा? फिनिश लास्ट, फिनिश। कमला कमला वो देख, ऊपर वाला सब देख रहा है। सोनू खीर खा, सोनू खाएगा। CP+ HD सिक्योरिटी कैमरास। कुछ समझ आया? सीपी प्लस ने अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेचा कैसे? सीपी प्लस ने बताया कि भाई जब आप घर पे नहीं होते, आप उसकी टेक केयर के लिए किसी को रख के जाते हो, उस बेबी की टेक केयर के लिए, बट क्या उसकी जो केयर है वो एक्चुअल में हो रही है? इसके अंदर बहुत गहरी चीज छुपी हुई थी ना। जो भी पेरेंट्स देख रहे होंगे जिनके घर पे मेड्स होती होंगी या एक उन्होंने मेड रखी होगी जो टेक केयर के लिए, जिनके पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, खासकर आप ये समझो, आप है ना, जिनके बच्चों का ख्याल कोई और रखता है जो कि फैमिली मेंबर नहीं है, तो ये कितना सेंसिटिव एरिया है। जैसे ही किसी पेरेंट्स ने ऐड देखी हो, उसने अरे भाई कैमरा लगाना बड़ा जरूरी है। अब कैमरा लगाना तो किसका लगाए? अरे सीपी प्लस का लगा लो, है माल बिक गया। सीपी प्लस को कुछ करना पड़ा? नहीं करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा। ये चीजें होती है जहां से आपको सेल सीखनी चाहिए। एक्चुअली मैं यहीं से सीखता हूं, मैं एडवर्टीजमेंट्स देखता हूं कि भाई ब्रांड अपने आप को बेचते कैसे हैं। अब देखो यहां पे क्या सीपी प्लस घर पे आया, क्या उनकी तरफ से कोई कॉल हुआ? नहीं हुआ भाई। एक नॉर्मल एडवर्टीजमेंट जहां पे डर दिखाया गया कि भाई ये चीज हो सकती है आपके साथ भी, और शायद हो रही हो, आपको पता ना हो, तो लगवा लो सीसीटीवी। समझ आया? तो ये चीज थी। 1 मिनट दीजिए।
अब ये देखिए, एक अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। ये भी चेक करो कि क्या अर्जेंसी है या टाइम पास कर रहा है बंदा। कई बार ऐसा होता है यार भाई, हम लोग ना गलत प्रोस्पेक्ट पे टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। टाइम इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे, इन्वेस्ट तो इज अ बड़ा गलत वर्ड हो गया। टाइम स्पेंड कर रहे हैं गलत प्रोस्पेक्ट पे। उसको कोई अर्जेंसी नहीं है, उसको कोई जरूरत नहीं है, वो करना नहीं है उसको, वो सिर्फ आपके साथ टाइम पास करने में लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ। उसका एक ही काम है भाई, आप लोगों के साथ बात करना, सारा दिन बात करते रहना, ठीक है। डिसीजन उसको लेना नहीं है। अर्जेंसी मतलब कहीं ना कहीं उसके अर्जेंसी क्या है, उसको लेना ही नहीं है डिसीजन। वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, अपना भी टाइम वेस्ट कर रहा है। होते हैं ना, बहुत से कस्टमर होते हैं लगे हुए हैं। खासकर फीमेल्स के साथ ऐसा होता होगा मैक्सिमम टाइम पे। कस्टमर फालतू में बात करने के लिए, सिर्फ आप लोगों से बात करने के लिए लगा हुआ है। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई। वो कैसे होगा? जब आप राइट क्वेश्चंस पूछोगे, सही क्वेश्चंस पूछना। क्या समझ आया, क्या क्लैरिटी मिली, लाइफ के अंदर क्या गोल है आपका, आज से 3 महीने बाद आप अपने आप को कहां देखते हो। ऐसे क्वेश्चन जब आप उसे पूछने लगोगे ना, वो आपको सही जवाब नहीं देगा, क्योंकि उसका ध्यान नहीं था ना, वेबिनार में ध्यान था ना कहीं पे ध्यान था। तो आपको समझ जाना चाहिए कि बंदा फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है। निकाल दो इसे, फनल से निकाल दो, ब्लॉक कर दो। ये होप में मत बैठो, ये मुझसे बात कर रहा है सर, ये तो पेमेंट कर सकता है, तो मैं होप में बैठा हूं। वो होप रखने का क्या फायदा? वो एक्चुअली में आपका टाइम वेस्ट कर रही है ना वो होप। तो उस होप को रखो ही मत। इसलिए ये पहले चेक कर लो कि क्या बंदे को अर्जेंसी है या फिर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ टाइम पास कर रहा है, क्योंकि पता चलेगा राइट क्वेश्चन से। अगला पॉइंट क्या है भाई? ये देखो, इंटरेस्ट लेवल जो है ना, इंटरेस्ट लेवल कितना है। अभी क्या होता है, कभी कभी कस्टमर आपसे खुद बोलता है ट्रेनिंग कब है, मीटिंग कब है, वेबिनार कब है। पूछता है कि नहीं पूछता है? हमें कंटेंट भेजने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपने कुछ स्टेटस लगाया, उसके ऊपर उसने रिप्लाई कर दिया। हाई इंटेंट कस्टमर बोलते हैं इसको, हाई इंटेंट कस्टमर, नॉट इंटरेस्टेड कस्टमर। इंटेंट बहुत हाई है इनका, ये करना चाहते हैं। आपने कोई ऐसा स्टेटस लगाया, आपने कोई ऐसी स्टोरी लगाई जिसके अंदर कोई अर्निंग कर रहा है, उसके ऊपर वो रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं बट आपको स्टोरी लगा रहे हैं, उस पर वैसे ही रिएक्ट कर रहे हैं, नॉर्मली रिएक्ट कर रहे हैं। तो समझ जाओ इनका इंटेंट हाई है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं। तो इंटरेस्ट लेवल हमेशा कस्टमर का चेक करो कि भाई कितना इंटरेस्ट लेवल है, कितना दिखा रहा है, मीटिंग पूरी अटेंड कर रहा है, इंटेंट है। मैंने एक मीटिंग का लिंक भेजा, तुरंत से आ गया। आपने मीटिंग के बाद में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछ लिए कि भाई अंकित सर ने क्या क्या बताया, कैसे बताया, उसने तुरंत रिप्लाई दे दिया। समझ आ गया कि यार इस बंदे ने बहुत इंटरेस्ट के साथ मीटिंग अटेंड करी है, इसका इंटेंट हाई है। आज अंकित सर ने क्या CTA दिया था, मतलब क्या कॉल टू एक्शन था, बंदा हर कॉल टू एक्शन पे रिप्लाई कर रहा है। मतलब मैं बोल रहा हूं आई कैन, आपके पास आई कैन आ रहा है। मैं बोल रहा हूं जी आपके पास, कस्टमर को बोल रहा हूं आप ऑफर लिखो, ऑफर लिख रहा है, रेडी लिखो, रेडी लिख रहा है। इंटेंट हाई है, इंटरेस्ट हाई है भाई। पूरी मीटिंग अटेंड कर रहा है, बड़ा फोकस्ड होकर मीटिंग अटेंड कर रहा है। क्लैरिटी है इस बंदे को कि हाँ मुझे करना है, तभी तो मीटिंग अटेंड कर रहा है बार बार। वो डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा? क्योंकि उस पर पैसा नहीं है। ठीक है, समझ आ रहा है कि पैसा नहीं है, नहीं ले पा रहा है, बट इंटेंट हाई है, किसी ना किसी दिन लेगा। तो ये तोफू मोफू बोफू जिसको मैं बोलता हूं, इसके अंदर आपकी ये फनल होनी चाहिए। टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल। तो ये बॉटम ऑफ द फनल वाले लोग होते हैं जो करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, कल नहीं तो परसों करेंगे, हो सकता है मंथ एंड में कोई ऑफर आ जाए तब कर ले भाई, करेंगे क्योंकि इंटेंट बहुत हाई है, इंटरेस्ट बहुत हाई है। क्लियर हुआ? ये चीज क्लियर है सबको? तो इंटरेस्ट लेवल कितना कैसे पता चलेगा? जब हम बात करेंगे उससे, और कुछ अपने हिसाब से भी। ये देखो, कंपेटेबिलिटी विद प्रोडक्ट, यानी कि ये वही चीज है जो मैंने फर्स्ट में बताया। मैं आपको रिलेट करके कैसे समझा रहा हूं प्रोडक्ट सर्विस के, प्रोडक्ट और सर्विस। पहले तो आपको ये समझना है, सबको पता है ना कि वी आर नॉट इनटू द प्रोडक्ट इंडस्ट्री, वी आर इनटू द सर्विस इंडस्ट्री। हम सर्विस प्रोवाइडर है, नॉट प्रोडक्ट। हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं है, हम सर्विस ही देते हैं, सिखाते हैं ना। तो भाई देखो, पहले तो ना ये समझना, कंपैटिबल का मतलब ऐसा हो गया कि अगर एक बिजनेसमैन, एग्जाम्पल के तौर पे कोई एक बिजनेसमैन है, उसका मैन्युफैक्चरिंग का काम है, कुछ भी मैन्युफैक्चर करता है वो, तो जो मशीन है क्या वो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है जिसको वो खरीद रहा है? राइट? इवन बड़ा इजी, बड़ा उससे भी इजी लेके चलता हूं, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, अदरवाइज आपका काफी डीप में चला जाएगा। मोबाइल, आप मोबाइल खरीदते हो, कई लोग शौक के लिए खरीदते हैं, कई लोगों का उसका प्रॉपर उसका यूज करने के लिए। जैसे आईफोन लिया, क्यों लिया भाई? कंटेंट क्रिएटर है, आईफोन चाहिए ही चाहिए। कहीं पे भी कंटेंट शूट करना पड़ सकता है, कैमरा प्लस मैक्सिमम जो क्या बोलते हैं उसे,
जिनके पास डेटा होता है, जिनके फोन के अंदर मैक्सिमम प्राइवेसी जिनको रखनी होती है, वो आईफोन रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि भाई उनको पता है कि आईफोन सबसे ज्यादा सिक्योर फोन है जहां पे हमारा डेटा लीक नहीं हो सकता सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। जैसे पहले के टाइम पे आपने देखा होगा, बिजनेसमैन की अगर बात करोगे ना, तो आपको 80 to 90% बिजनेसमैन के पास ब्लैकबेरी मिलता। इसलिए नहीं ब्लैकबेरी का ऑरा अलग था या ब्लैकबेरी बहुत बड़ा ब्रांड था, ब्लैकबेरी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एप्पल से भी बेहतर था एक टाइम पे, क्योंकि उसका यूजर इंटरफेस, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अलग था। थोड़ा टेक्निकल है, नहीं समझोगे, बट मैं आप बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में ऐसे समझ जाओ कि ब्लैकबेरी को लोग खरीदते इसीलिए थे क्योंकि वो सिक्योर था, उनका डेटा लीक होने के चांसेस बहुत कम होते थे उस फोन के अंदर, राइट। तो ये कंपैटिबल है। अब जहां पे कंपैटिबिलिटी आती है, तो ब्लैकबेरी अगर 2 लाख रुपए में अपना फोन बेचता था तो वो बिकता था, ठीक है। मेरे को समझ आ गया कि वो कौन नहीं खरीद, मैं क्यों खरीदूंगा भाई, मेरा क्या ही डेटा है, चुरा ले जिसको चुराना है, मेरे पास कोई डेटा नहीं। बट एक बिजनेसमैन, उसके लिए उसका डेटा ही सब कुछ है, उसकी प्राइवेसी ही सब कुछ है, तो उसके लिए 2 लाख रुपए मैटर ही नहीं करते, वो 2 लाख पे करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कंपैटिबिलिटी सेम गोज इन आवर बिजनेस। क्या होता है भाई हमारे बिजनेस के अंदर, एक हाउसवाइफ का एस्पिरेशन है 25 से 30 हजार कमाना, वो घर से बाहर नहीं जा सकती, वो घर पे बैठ के कमाना चाहती है, वो ऐसा कुछ बिजनेस सर्च कर रही है जहां पे कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को भी टाइम दे पाए, अपने फैमिली को भी टाइम दे पाए, कंपैटिबिलिटी आ रही है। तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है, बताओ मुझे, हो सकता है क्या? एक वर्किंग प्रोफेशनल जो जॉब नहीं छोड़ना चाह रहा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाह रहा, क्योंकि रिस्क है, बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, आपके साथ आके काम कर, बट वो 1.5 से 2 घंटे निकाल सकता है। और हमारा सपोर्ट सिस्टम ये बोलता है कि अगर 1 से 1.5 से 2 घंटे भी कंसिस्टेंसी से निकाल ले तो ज्यादा नहीं तो 25-30 हजार तो कमा लेगा। कंपैटिबिलिटी आ गई, कंपैटिबिलिटी आ गई ना। तो कंपैटिबिलिटी दिखानी पड़ती है कस्टमर के साथ कि हमारा प्रोडक्ट एंड सर्विस जिसमें भी हम काम कर रहे हैं वो आपके लिए आपकी जो एस्पिरेशन है उसके लिए कंपैटिबल है। समझ आया? एग्जैक्ट चीज समझ आ रही है? पहले मुझे चैट बॉक्स में लिख के बता दो भाई, चीजें समझ आ रही है, मजा आ रहा है, गलती क्या करते थे, वो चीजें समझ आ रही है, लिख लो मुझे, एक मिनट में पानी पी लेता हूं इतनी देर। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ। ये चीजें सीखी थी पहले कहीं? कह रहे सर आप विजिबल नहीं हो, मैंने कैमरा बंद करा इसलिए विजिबल नहीं हो, अभी आ जाऊंगा, 1 मिनट दीजिए बस। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर हुआ ना? देखो मैंने अभी तो तीसरा ही सेशन चल रहा है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि 21 दिन के बाद आपको सेल्स में कोई फेल नहीं कर पाएगा। इसके नोट्स बना लिए अगर आपने, चीजें सीख ली और 1-2 बार रिपीट उसको देख भी ली। ये भी मैं आपको बता देता हूं, कई बार क्या होता है 1-1.5 घंटे का सेशन तो हम लोग अटेंड कर लेते हैं, कई बार एग्जाम्पल चल रहे हैं, बात चल रही है, बात चलते चलते कोई चीज मिस भी हो जाती है। तो मेरा मानना यह है कि एक बार यहां पे सेशन अटेंड करो, एक आधी बार उसकी रिकॉर्डिंग भी देखो, क्योंकि जब आप रिकॉर्डिंग देखोगे तब उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, कहीं पे भी किसी भी प्रकार का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। आपको पता है सारी चीजें चल रही हैं, वो जब चीजें चल रही होंगी और फिर आप चीजों को अटेंड करोगे एक आधी बार, यानी कि उसको रिवाइज कर लोगे, काइंड ऑफ रिवाइज हो गया, लाइव रिवाइज हो गया आपका, वो रिकॉर्डिंग में रिवाइज हो गया, तो फिर चीजें और मजेदार आपको समझ आनी शुरू हो जाएंगी और आपकी गलतियां खत्म हो जाएंगी सेल्स के अंदर। ठीक है जी, कंपैटिबिलिटी समझ आ गया? आगे बढ़े। पास्ट बाइंग बिहेवियर इसको बोल सकते हैं। इसमें ना देखो, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस से अगर आपने जोड़ना है तो जोड़ सकते हो। इट इज फॉर द ओवरऑल इंडस्ट्री कि मैक्सिमम जो सेल्स पर्सन होते हैं या फिर जो बिजनेसमैन होते हैं या फिर जो जिनके शोरूम्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, वो बिहेवियर चेक करते हैं कस्टमर का, है ना। जैसे बैंक वाले भी देखते हैं कि भाई ये बंदा कितने बैंक से ट्रांजैक्शन करता है, लोन देते हैं तो पास्ट बिहेवियर चेक कर लेते हैं। हर चीज के अंदर ही बिहेवियर चेक होता है, पास्ट बिहेवियर चेक होता ही होता है कि ये मेरी दुकान पे पिछली बार आया था तो क्या परचेज करके गया था, ये सिर्फ ड्रामे करने आया था, फालतू में देखने आया था, घूम के चला जाता है, खरीदता नहीं है। अगर एक बार किसी दुकान पे बार बार आप जाओगे पर कुछ खरीद के नहीं लाओगे तो उसे चेहरा तो याद हो ही जाता है ना कि ये सिर्फ घूमने आता है भाई, ये विंडो शॉपिंग वाला बंदा है, देखेगा चला जाएगा, देखेगा चला जाएगा, देखेगा चला जाएगा। तो पास्ट बिहेवियर चेक करता है सेल्स पर्सन और उसी इंटरेस्ट के साथ फिर वो आपको चीजें दिखाता है। अब एक दुकान है जिसके पास आप जाते हो, हर बार कुछ ना कुछ खरीद के लाते हो, तो आपका चेहरा देखते ही उसका चेहरा खिल जाता है सामने, अरे अरे भाई आ गया अपने वाला कस्टमर, तो लेके ही जाएगा, है ना। ये अपने एफिलिएट से मैं आपको हट के समझा रहा हूं थोड़ा सा,
सेल्स इंडस्ट्री के अंदर ये चीज होती है कि सामने वाला जो पर्सन होता है, सेल्स पर्सन होता है, जैसे अभी मैं अपना बताऊं तो मेरे को होंडाई वाले के शोरूम पे जाऊंगा तो होंडाई वाला कह रहा है ये तो मुझसे ही गाड़ी लेगा क्योंकि इसने मुझसे पहले लिया हुआ है और इसको एक बार जो चीज बताओ ये समझ जाता है, ले लेता है। ये आप लोगों के साथ भी होता होगा। आप किसी पर्टिकुलर दुकान के पास जाते हो बार बार और उससे सामान खरीद के लाते हो और वो एक दो चीजें अपनी तरफ से रेकमेंड करता है, वो भी खरीद लेते हो, तो वो बंदा आपको बड़ा जबरदस्त कस्टमर मानता है, तो वो ना फिर आपको डिस्काउंट खुद से भी दे देगा, आपको सर्विस और अच्छी देगा। आप जाओगे चाय पानी पूछेगा, अरे सर आए हैं, चलो चाय पानी पी लो सर, कुछ तो ले लो, क्योंकि उसे पता है इस बंदे का इंटेंट बड़ा हाई है, ये बंदा एक्चुअली में मुझसे खरीदने आया, मेरा टाइम वेस्ट करने नहीं आया, राइट। और अगर मैं अपने बिजनेस की बात करूं तो डिपेंड करता है कि कस्टमर क्या कहते हैं, वेबिनार कैसा अटेंड कर रहा है, वेबिनार के बाद कैसा रिप्लाई कर रहा है, इन चीजों पे ही हम डिपेंड मतलब देख सकते हैं। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट रीयूजेबल वाली चीज है नहीं ना, बार बार बिकता नहीं है, वन टाइम परचेज ही है हमारा प्रोडक्ट, तो हम लोग यहाँ पे पास्ट बिहेवियर चेक नहीं कर सकते कस्टमर का, राइट। तो हम फॉलोअप के टाइम पे थोड़ा बहुत पास्ट बिहेवियर चेक कर सकते हैं कि पिछली मीटिंग के बाद इसने क्या रिस्पॉन्स दिया था, ऐसा किया था, बट आज सच पास्ट बिहेवियर वाला जो पॉइंट आता है वो मैक्सिमम आपके फिजिकल बिजनेस के अंदर आता है, राइट, या फिर उस बिजनेस के अंदर आता है जहां पे जो कस्टमर है, जिसके पास जो कस्टमर खरीद रहा है प्रोडक्ट को, वो बार बार खरीदने वाला प्रोडक्ट है। क्लियर है? ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाँ, रेफरल्स, ये बहुत जरूरी चीज है यार। देखो, रेफरल के ऊपर हमेशा हमें काम करना चाहिए। रेफरल्स का मतलब क्या होता है, जरूरी नहीं है कि हमारे बिजनेस के अंदर, देखो पहली चीज तो जो बंदा आता है, मैं आपको बताता हूं, मेरे पास कई ऐसे एफिलिएट ने भी स्टार्ट किया जिन्होंने खुद एफिलिएट से नहीं कमाया, बट उन्होंने मुझे बहुत से कस्टमर लाके दे दिए। शालिनी मैम, उन्होंने मुझे बहुत से कस्टमर लाके दे दिए क्योंकि मैंने उन्हें सर्विस बड़ी अच्छी दी, मैंने उनको ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी, मैंने उनको समझाया बहुत, मैं उनको कमाना ही नहीं था, उनको सिर्फ सीखना था। उन्होंने कहा जी मेरे को कमाना नहीं है। कई बार बिजनेसमैन आ जाता है, भाई समझना, एक बिजनेसमैन आपको हजारों कस्टमर दे सकता है, 1000 कस्टमर दे। रेफरल इतनी बड़ी जबरदस्त गेम है कि आपने बिजनेसमैन की एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व किया, आपने उसके पेन पॉइंट को पकड़ के उसे सॉल्व कर दिया, वो आपको 10, 12, 15, 20 कस्टमर ऐसे ही दे देगा। जैसे मैंने एक बार समझाया था कि मैक्सिमम सेल्समैन देखना आप क्या करते हैं ना, एक दुकान पे गए प्रोडक्ट बेचने के लिए, ठीक है, और बंदा कह रहा है जी मुझे तो जरूरत नहीं है, मुझे तो जरूरत नहीं है, मैं तो नहीं लूंगा, मेरी दुकान पे तो ये काम नहीं आता। तो अच्छा सेल्समैन वहां से ना उठ के नहीं आएगा सुधीर भाई। अच्छा सेल्समैन पता है उसे क्या कहेगा, सर आपको नहीं लेना, 4-5 लोगों के नंबर ही दे दो, मेरा ही थोड़ा भला कर दो, है ना। अब वो 4-5, वो कहता है चल भाई ठीक है, क्या ही जा रहा है कि चल ये 4-5 लोग, बिजनेसमैन के पास इतने बंदे हैं, आपको पता है कितना बड़ा नेटवर्क होता है, वो कहता है चल मेरा क्या ही जा रहा है, ये ले भाई 4-5 बंदे। अब दिमागदार आदमी क्या करे, मान लो मैं सुधीर भाई के पास गया, मैंने सुधीर भाई को कहा भाई 4-5 बंदों के नंबर दे दो। अब 4-5 जो सुधीर भाई ने नंबर दिए होंगे, ऑब्वियसली वो बंदे सुधीर भाई को जानते होंगे, जिनके नंबर सुधीर भाई ने मुझे दिए होंगे वो बंदे वही होंगे ना जो ऐसे तो नहीं सुधीर भाई ने उठा के किसी के भी नंबर दे दिए होंगे। अब मैं उनकी दुकान पे जाके क्या बोलूंगा, अरे मुझे सुधीर भाई ने भेजा, सुधीर भाई कह रहे थे कि आपको इनकी जरूरत है, मैं सुधीर भाई के नाम पे वहां पे माल बेच के आ जाऊंगा। और सामने वाले बंदे को किसका रेफरेंस दिया मैंने, सुधीर भाई। सेम हमारे केस के अंदर क्या हो सकता है, कस्टमर आया, बिजनेसमैन आया, वो खुद हमारे लिए, उसके लिए ये सर्विस बनी नहीं है, उसके लिए प्लेटफॉर्म बना ही नहीं है, राइट। क्या वो आपको 5 से 10 लोगों के नंबर दे सकता है जिनको ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है? एक हाउसवाइफ आई आपके पास, आपके साथ उसकी बातचीत अच्छी होगी, उसने वेबिनार अटेंड कर लिया, राइट, उसको समझ आ गया कि मैं नहीं ये करना चाहती और मुझे ये नहीं करना, मेरे लिए प्लेटफॉर्म नहीं, उसने आपको मना किया, तो क्या एज अ गुड सेल्स पर्सन मैं उसे ये बोल सकता हूं कि मैम आपके नेटवर्क में, आपके रिलेशन में तो 8-10 ऐसी हाउसवाइफ होंगी जिनको ये प्लेटफॉर्म की जरूरत है, ऐसा कुछ काम करना चाहती हूं, आप नहीं भी करना चाहते, तो क्या आपके रिलेशन में, आपके नेटवर्क में, आपका कोई स्टूडेंट या मतलब कोई बच्चा है, कोई भी जिसको ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है आपकी नजर में,
क्या आप बता सकते हो, ताकि मैं उनको समझा पाऊं कि कैसे वो अपनी अर्निंग कर सकते हैं घर पे बैठ के। क्या पता अगर सामने वाला बंदा अच्छा हुआ, भाई वी कैन ट्राई, सेल्स के अंदर ट्राई चलता है यार। और क्या पता सामने वाला बंदा बढ़िया हुआ, यार मैं तो नहीं करना चाहता पर हाँ मेरी नजर में ये 2-3 लोग हैं, ये शायद कर ले, लो आप कर लो बात, मेरा क्या जा रहा है। अब वो तो एफिलिएट नहीं बना, उसने तो ज्वाइन नहीं करा, बट उसने 3 बंदों के नंबर दे दिए, उसमें से 2 पेमेंट आ गई, 1 पेमेंट एक ही आ गई। आपके लिए तो वो कर दे या कोई और कर दे, बात एक ही है ना यार, बट हम वहां तक जाते ही नहीं। हम उस बंदे को वो चीज पिच करते ही नहीं है। हम तो सोचते हैं इसने मना कर दिया, खत्म हो गया काम। नहीं, आज हर किसी के फोन में मिनिमम से मिनिमम 200 नंबर तो होंगे। मैं आपको एक रीसेंट, मेरे को किसी एक मैनेजर ने समझाया था, मतलब मैनेजर की मैंने एक बात सुनी थी। उसने अपनी टीम में क्या सिखाया, स्टूडेंट्स को उसने सिखाया ऐसा कि भाई आप जो आपके दोस्त वोस्त हो उनको संडे को पार्टी पे बुलाया करो। स्टूडेंट्स का वो होता है ना, सर्कल होता है एक, तो संडे को उनको दोस्तों को अपने पार्टी वार्टी में बुलाया करो, है ना। और बोला करो कि ये पार्टी मैंने क्यों दी है, इसलिए दी है क्योंकि मैं इस प्लेटफॉर्म से पैसा कमा रहा हूं। और उसके बाद उनको बोलो आपने करना तो आ जाओ वेबिनार अटेंड कर लो। वहां से करते करते मोटा मोटा शायद 10-12 लाख रुपए का बिजनेस बना दिया उनके कुछ एफिलिएट्स ने मिलकर, दिमाग लगाया सिर्फ। अब दोस्त यार है, वो शाम को किसी ने बोल भी दिया कि चल भाई पिज्जा खिला रहा हूं मेरी तरफ से पिज्जा, अब आ ही जाएगा ना ऑब्वियसली सामने वाला बंदा कि चल भाई आज क्या है दिक्कत है। पिज्जा खिलाते खिलाते बंदे को बता दिया मैं तो यहां से कमा रहा हूं, ऐसे ऐसे सीख भी रहा हूं, दे रहा हूं, तुमको करना है तुम भी वेबिनार अटेंड कर लो। अब बताओ मुझे लीड्स कहां से खरीदी, उसने कुछ भी नहीं खरीदी, दिमाग लगाया। क्लियर हुआ, आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्शन का पैटर्न। ऑब्जेक्शन और एक्सक्यूज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्शन में और एक्सक्यूज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ऑब्जेक्शन दे रहा है करना चाहता है, एक्सक्यूज दे रहा है करना नहीं चाहता। मीटिंग अटेंड कर रहा है, पैसा नहीं है, ऑब्जेक्शन हो सकता है। मीटिंग ही अटेंड नहीं कर रहा तो वो ऑब्जेक्शन नहीं है, वो एक्सक्यूज है, वो आपसे भागना चाह रहा है। मीटिंग ही अटेंड नहीं कर रहा है भाई बंदा, और आपको लग रहा है जी बार बार आपसे बात तो कर रहा है पर वो कह रहा है जी मेरे पास समय ही नहीं है। उसको इंक्वायरी उसने करी है, उसको लाइफ में आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, बट उसके पास अपने ही लिए 1 घंटे का समय नहीं है। और जितनी बार मीटिंग में बिठा रहे हो पूरी मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा, आधी मीटिंग में भाग जाता है और उसके बाद कहता समझ नहीं आया, एक्सक्यूज दे रहा है। वेबिनार अटेंड करने के बाद सर ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, ऑब्जेक्शन है। सर कस्टमर कैसे आएगा ये समझ नहीं आया, ऑब्जेक्शन है, एक्सक्यूज नहीं। सर एक्चुअल में पैसा नहीं है, ऑब्जेक्शन, एक्सक्यूज नहीं। एक्सक्यूज आपको खुद ही समझ आ जाएगा, फालतू की बातें करने लग जाएगा कस्टमर। जैसे कई बार वेबिनार के बीच में मैं बोलता हूं ना आप लोगों को, चैट बॉक्स में कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी। जैसे एक कस्टमर ने आपको बोला सर ये ना मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग लग रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर आपने उसे बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बट वो उसी चीज पे अड़ा हुआ है। मेरे को तो फिर भी लोगों को जोड़ने का ही लग रहा है, वो अब एक्सक्यूज दे रहा है आपको। वो एक्चुअली में आपको ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं ज्वाइन नहीं करूंगा या मैंने को करना नहीं है, वो बस आपको गलत प्रूफ करना चाहता है कि नहीं ये एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग है, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं। अगर ये ना होता तो 22,000 मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं भी कर देता। तो हमेशा हमें आइडेंटिफाई करना है क्या वो ऑब्जेक्शन दे रहा है या फिर एक्सक्यूज दे रहा है, और ये पैटर्न से समझ आ जाएगा। क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर है चीज। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी है या नहीं है, क्या मतलब हुआ इसका? कम्युनिकेशन में क्लैरिटी है या नहीं है, मतलब वो आपको अच्छे से अपनी बात कम्युनिकेट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। कई बार क्या होता है कि हम तो बड़े अच्छे से क्लैरिटी के साथ कस्टमर को चीजें एक्सप्लेन करते हैं, बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ सुधीर भाई चीजें बता रहे होते हैं, वेबिनार में बहुत अच्छे से क्लैरिटी दे रहा हूं, बट कस्टमर ही अपनी प्रॉब्लम को आप लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहा, अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पा रहा, मेरी प्रॉब्लम क्या है, उसे लाइफ में करना क्या है। यानी इसका सिंपल सा आपको बताऊं, आपके कस्टमर का ही वाई क्लियर नहीं है तो वो कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएगा कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। जैसे आप में से कई लोग ही होंगे, सर मुझे ना
1 लाख रुपए महीना कमाना है, 2 लाख रुपए महीना कमाना है, मुझे 50,000 रुपए महीना कमाना है, सबको कमाना है। यहाँ पे बैठा कोई भी नहीं होगा जिसको नहीं कमाना है भाई। ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, तभी आए हो। बट क्यों कमाना है ये नहीं पता। या कमाने के बाद मुझे किस तरीके से अपने बिजनेस को ऑपरेट करना है ये मुझे पता नहीं है, बस कमाना है जी। बस मेरे को लाइफ के अंदर 2 लाख कमाना है, मुझे 5 लाख कमाना है। क्यों करना है कोई भी क्लैरिटी नहीं है, कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हो। मैं सवाल पूछ रहा हूं, बता ही नहीं पा रहे हो। मेरे पास किसी ने लिखा सर मैंने 200 लीड पे काम कर लिया जी, मेरे ना कन्वर्जन नहीं आ रहा। मेरे को व्हाट्सएप पे कहीं ने लिख दिया। अब मैंने सामने से फोन करके 2 सवाल पूछ लिए, क्यों नहीं आ रहा। एक बार फर्स्ट कॉल करके दिखाओ। फर्स्ट कॉल नहीं बता पा रहे। फॉलोअप में क्या करते हो? बस करता हूं जैसे बता रहे हैं मैनेजर वैसे कर लेते हो। ये खुद से बताओ ना क्या कर रहे हो आप। मैनेजर बता रहे हैं आप उसके उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैनेजर तो सबको अलग अलग तरीके से भी बता सकता है भाई। तुम बताओ तुम क्या कर रहे हो। तुम ही मुझे अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो या तुम ही मुझे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो चीजों को, तो भाई मेरे कैसे कर पाऊंगा मैं कैसे बता पाऊंगा जब तक आप मुझे ही कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। क्लियर हुआ यहां तक? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इस पॉइंट को छोड़ दो। ये पॉइंट मैंने बहुत टाइम पहले पीपीटी में लिखा था। ये पॉइंट आप लोगों के लिए नहीं है, ये B2B इंडस्ट्री के लिए था। हाँ, ये रेड फ्लैग जरूर नोटिस किया करो, बहुत जरूरी है कि जैसे ही पैसों की बात करी कस्टमर भागना शुरू कर देता है। डिले, आपने डिसीजन की बात करी, कस्टमर ने आपको टालना शुरू कर दिया। सर 2 मिनट रुकिए सर, कॉल आ रहा है किसी का। इससे समझ आ जाता है सर अभी जरा 1 मिनट कहीं पे बिजी हूं। बोलता है ना कस्टमर, फोन करके उठा लेता है, सर मैं बिजी हूं, या फोन काट देना। 1 बार 2 बार काटा समझ आ रहा है। रेड फ्लैग का मतलब ये होता है कस्टमर डिले कर रहा है, बार बार चीजों को डिले कर रहा है, कोई ना कोई रीजन दे रहा है। वैलिड रीजन है ही नहीं किसी के पास, 1 मिनट देना। तो बेसिकली ये चीज आपको खुद ही चेक करनी पड़ेगी कि भाई मेरा जो कस्टमर है वो किस टाइम पे जाके मुझसे टलना शुरू हो जाता है। पैसे पे जाके, डिसीजन के टाइम पे जाके। किसी ने बोला कि भाई अभी नहीं करूंगा सर, जब कुछ डिस्काउंट होगा कुछ होगा तब देखूंगा। आपको टालना चाह रहा है, आपसे डिस्काउंट मांगना चाह रहा है। रेड फ्लैग नोटिस करो, हर एक पॉइंट को नोटिस करो। इसलिए बोलता हूं जब भी आप सेल्स कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस किसी के सामने रिप्रेजेंट कर रहे हो, हर एक छोटी छोटी चीज को नोटिस करो, अटेंटिव रहो। सेल्स ऐसी नहीं हो जाती है। और पता क्या होता है, ये स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगेगा शालिनी मैम आपको कि सर बड़ी छोटी छोटी चीज बता रहे हो आप, इनका भी ध्यान रखना पड़ता है, इसका भी ध्यान रखना। बट वंस आप इन चीजों के यूज टू हो जाओगे, 2-3 महीने के अंदर अंदर आप इन चीजों के यूज टू, तो जब जैसे क्या होता है गाड़ी जब चलाते हैं तो भाई देखना पड़ता है ना, ब्रेक कहां है, रेस कहां है, जिनको भी आता होगा, क्लच पे ध्यान दिया जाता है। अब जब गाड़ी में एकदम ट्रेंड हो गए तो गियर पे अपने आप हाथ डलता है, राइट। जब कोई सिग्नल आ रहा है तो ऑटोमेटिकली ब्रेक दब जाती है। आप तो नहीं देखते ना, अरे ब्रेक दबानी है, पैर से तो नहीं जाके दबाते ना, ऑटोमेटिकली हो रहा होता है ना फिर वो सारा काम। फिर आपकी बॉडी खुद पे खुद ऑपरेट कर रही है ना, खुद पे खुद, फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर अपने आप डल रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली सारा काम हो रहा है। सेम इन सेल्स, जब आप 2-3 महीने इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस, इस चीजों को प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली दिमाग वैसी काम करना शुरू कर देता है। तो मैं जब आज किसी से सेल्स कॉल करूंगा या फॉलोअप कॉल करूंगा तो मैं ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखूंगा। अरे अच्छा, इसके रेड फ्लैग नोटिस करने हैं, नहीं, मेरा तरीका ही ये बन चुका है। मैं जो आपको ये ट्रेनिंग दे रहा हूं, ये ट्रेनिंग्स मुझे लगता है मैंने इंडिया मार्ट के अंदर क्या कहते हैं दी थी। इसलिए कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो B2B इंडस्ट्री के में मैं बीच में डाल देता हूं, क्योंकि मेरे लिए तो कॉमन पीपीटीज बनी। पीपीटी क्या, पॉइंटर लिखे हुए हैं, पीपीटी में तैयार करवा लेता हूं। तो मैं तो तब से सीखता आ रहा हूं, मैंने बोला था ना कि भाई जो मैं आपको सिखा रहा हूं ये एफिलिएट इंडस्ट्री नहीं है, ये 10 साल की मेरी मेहनत है और कहीं ना कहीं से सीखा है, कहीं ना कहीं से पढ़ा है, बट एक जगह से नहीं पढ़ा। मतलब मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि भाई आप इस बुक को जाके पढ़ लो तो आपको इस बुक से ये पॉइंट मिलेगा, इस बुक से ये पॉइंट मिलेगा। तो मैंने 25-30 बुक पढ़ ली, तब जाके ये निकल के आया कंटेंट। फिर 25-30 वीडियोस देखी, 25-30 लोगों से, 12-15 लोगों से सीखा, तो ये प्रॉपर ओवरऑल चीजें बन के आई। तब जाके मेरे अंदर ये थोड़ा थोड़ा सेल्स को लेके परफेक्शन आया। बट अब मैं आपको बोल दूं जी आप 25-30 बुक्स पढ़ो फिर ये चीजें वीडियोस देखो, बड़ा मुश्किल है ना। तो इससे अच्छा मेरी ट्रेनिंग अटेंड कर लो, है ना, और उसको इंप्लीमेंट कर लो तो जल्दी सीख जाओगे। क्लियर है? आगे बढ़े, आगे तो फिर खत्म ही हो गया बस पॉइंट।
आगे यहीं तक था। तो क्वालिफाइंग द राइट प्रोस्पेक्ट, ये जो हमारा टॉपिक था, ये कितने लोगों को मजा आया और क्लैरिटी मिली और क्या क्या गलतियां करते थे, लिख दो जरा चैट बॉक्स में। मैं एक रिप्लाई करना है, वो कर दूं इतनी देर, जल्दी से चैट बॉक्स लिखो, फटाफट भर दो, मजा आया कि नहीं आया। और ईमानदारी से लिखा करो, मेरे को दिखाने के लिए मत लिखा करो। सेल्स सीरीज में जो चीजें हैं वो सीखने में मजा आ रहा है एकदम। और ये सीखने के बाद क्या इंप्लीमेंट कर रहे हो रहा है इंप्लीमेंटेशन। और जब इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आपको रिजल्ट में कुछ चेंजेस दिख रहे हो, खुद से कॉन्फिडेंस कन्विक्शन खुद से बड़ा हुआ है ना।